हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत हिंदी विषय से कर रहे हैं। अब तक मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए जो मैथ से रिलेटेड थे। मैंने मैथ के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और भी जो भी एग्ज़ाम्स मैथ से रिलेटेड है, मैंने उन सब के लिए शुरुआत की हुई है। आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को भी देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में हम हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी का हमारा पहला वीडियो है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आए, तो प्लीज़ अपने और भी आगे दोस्तों को, ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। वीडियो पसंद है तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए हम हिंदी सेशन का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 और 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा गद्य दिया हुआ है। हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद इस गद्यांश से दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी में, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम उम्मीद है हमें कि, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम सुपर टेट में 20 में से 20 नंबर दिला के रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम अपना गद्यांश। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो ये था हमारा गद्यांश, एक छोटा सा पैराग्राफ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो, ऑप्शन है ए, नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा जानता है, ऑप्शन सी, तथ्यों को याद करता है, ऑप्शन डी, नए आविष्कार करे। तो अब इस पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस पैराग्राफ में बहुत ही आसान तरीके से आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आता है कि नए आविष्कार करें। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार करे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों को पता है। हम कर्मवाच्य का एक डिफिनीशन बताते हैं। कर्मवाच्य होता क्या है, यानी कर्मवाच्य वाक्य होता क्या है, जिसमें कर्ता पर जोर तो है लेकिन वह वस्तु सक्रिय नहीं है, यानी कि जिसमें कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु है वो सक्रिय नहीं है, अर्थात किसी काम का प्रभाव उन पर पड़ता है, जो काम हो रहा है वो उस शख्स पे प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बी देखें तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। यहाँ द्वारा, आप बस इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें द्वारा लग जाए वो कर्मवाच्य बन जाएगा। यहाँ लिखा है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, यहाँ ये न्यूटन ने की, यहाँ न्यूटन के द्वारा की गई। तो दोनों का अर्थ एक ही निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। यहाँ पे द्वारा लगा, कर्म बदल गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पैराग्राफ से नहीं होगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं। दोस्तों अगर आपको पता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अर्थ के आधार पर हमारा टोटल जो भेद होता है वो
8 होता है। अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। इसका आंसर 8 आएगा। कौन कौन से होते हैं 8 भेद हमारे? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो एक बड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको अगर छोटा रूप बनाना है तो हमें इसका नीचे ऑप्शन दिया गया है, उसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी है अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी है अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर डी है कोष्टक। तो चौथे क्वेश्चन का पहला आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कैसा होता है? ये इस तरह गोली जैसा होता है। यानी जैसे अगर हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो ये तो पूरा हो गया, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में संक्षेप रूप में लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ एक बिंदी लगाते हैं, गोली बनाते हैं। तो ये जो चिन्ह है इसी को लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक कहते हैं। ये इस शब्द का जो है डॉक्टर जो लिखा हो इसका एक संक्षेप रूप बनाता है। सिर्फ डा लिख के और आगे शून्य जैसा छोटा सा बिंदी बना देना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम पहुँचते हैं। पहले इसको इरेज कर दें हम। किसी को नोट करना हो ये क्वेश्चन तो आसानी से नोट कर सके। इसका ये आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को करने का जो बोध हमें कराता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। किसी विकारी शब्द यानी कोई अगर शब्द कुछ लिखा है, कोई किसी का नाम मतलब कोई भी लिखा हो, उसका अगर हम देखें, अगर कोई क्रिया कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसका बोध करा रहा है तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो बहुत ही जी आप लोग बता सकते हैं। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमानित। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि गरीबों की सहायता करो। गरीबों, ये जो गरीबों हैं इस शब्द का मतलब इसमें जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वो शब्द कैसा है? ऑप्शन नंबर ए विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो इस 7वें का राइट आंसर क्या होगा? गरीबों मतलब गरीबों की सहायता करो। 7वें का राइट आंसर जाति है। ये हमें एक जाति का बोध कराता है। कौन गरीब वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, तो ये एक जाति, एक समूह का प्रयोग कराता है, याद दिलाता है। तो इसलिए हम इसे जातिवाचक कहेंगे। जिन संज्ञा शब्दों में जाति का बोध हो, जिस भी संज्ञा शब्द में जो भी यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, यहाँ अमीर लिखा हो, अमीरों, तो इसमें अगर हमें जाति का बोध करा रहा है ये हमें, तो इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 9 में कह रहा है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है हमारा क्या है? य, व, र,
ल, य व र ल, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो ये 4 शब्द अंतस्थ है। इसमें से देखिए य और व ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सी, सहायता। लड़का का लड़कों हो सकता है, पुस्तकें हो सकता है, पौधा का पौधों हो सकता है, लेकिन सहायता इसका कोई बहुवचन नहीं बनता, ये हमेशा एक वचन में ही रह जाता है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोटा शब्द कैसा है, लोटा शब्द कैसा है। लोटा हमारे गाँव में बोला जाता है ना, लोटा, जिससे पानी पिया जाता है। तो लोटा देशज शब्द है, ये हमारे देश से जुड़ी हुई है, हमारे देश की ही भाषा है, यहीं से उत्पत्ति हुई है इसकी, इसलिए इसको देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है, अध्यापिका। अब इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, प्रत्यय जानने के लिए बस आप संधि विच्छेद करिए, अपने आप पता चल जाता है। अध्यापक प्लस इका, अध्यापक धन इका। तो यहाँ पे प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात जो शब्द के, जो संज्ञा के पीछे लगा हो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे पीछे क्या लगा है, इका, तो हमारा प्रत्यय क्या हो गया, इका, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, प्रखर किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में वाच्य क्या है, कौन सा वाच्य है, मतलब कृतवाच्य है, भाववाच्य है, अकृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है। तो इसमें आप देखिए कि प्रखर किताब पढ़ रहा है, ये एक कृतवाच्य है, कर्तवाच्य है, यानी कि पढ़ रहा है, वो कुछ करता मतलब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या किताब पढ़ रहा है, यानी कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए यश प्राप्त, ऑप्शन बी हस्तलिखित, ऑप्शन सी मेघनाद, ऑप्शन डी सप्ताह। तो बहुब्रीहि समास, इस बहुब्रीहि समास का हम अगर ट्रिक के माध्यम से समझें तो जिस का विच्छेद करने में जिसका लगा हो वो हमारा बहुब्रीहि में आता है। यानी अगर हम देखें, अगर ऑप्शन नंबर सी मेघनाद, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो मेघ के समान नाद है जिसका, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मेघ के समान नाद है जिसका, अंतिम में जिसका लग गया। तो जिसका जहाँ पर भी दिख जाए, जिस भी संधि विच्छेद में दिखे, मतलब इसका अगर हम विस्तृत रूप निकालें तो वो हमारे बहुब्रीहि समास में आ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। आपको इसमें अलंकार बताना है, तो श्लेष अलंकार इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। हम इसको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक मैं पढ़ती हूँ, मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट जो शब्द आ रहा है इसका 2 अर्थ निकलता है। सबसे पहला अर्थ किवाड़, पहला अर्थ क्या निकलेगा, किवाड़, और दूसरा अर्थ क्या निकल के आ रहा है, वस्त्र। मतलब मंगन को देख पट देत बार बार, यानी यहाँ पे 2 भाव निकल के आ रहा है कि कोई मांगने वाला, कोई भिखारी आया है तो बार बार वो किवाड़ बंद कर दे रहा है, जिसका घर है, मतलब बार बार किवाड़ दरवाज़ा बंद कर दे रहा है। या फिर इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि मंगन को देख के कोई व्यक्ति वस्त्र दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरों के सहारे जीता हो, परजीवी। इसका राइट आंसर क्या होगा? परजीवी। इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते। अमीय का शाब्दिक अर्थ। अमीय, अमीय का शाब्दिक अर्थ, अमीय किसे कहते हैं? अमृत को कहते हैं अमीय, अमृत, अमीय। सेम पढ़ने में भी देखिए बहुत अंतर नहीं आएगा। और इसका वास्तविक अर्थ, अमीय का वास्तविक अर्थ भी अमृत ही होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि में रोए, कौन सा रस है इसमें? तो अब इसमें बार बार करुणा अपने आप दिख रहा है कि इसमें करुणा रस है, करुण रस है। जिस भी दोहे में, जिस भी वाक्य में करुणा, दया का भाव आए, जिस भी वाक्य में दया का भाव आए, जब मन में उसको पढ़ने से मन में करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तो उसे करुणा रस कहते हैं, यानी करुण रस कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। केशव कही न जाय का कहिए, केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजवपन नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं बीजवपन काल लिखा है, इसके और भी नाम है। यहाँ क्वेश्चन बदल सकता है कि आदिकाल को चारण काल, वीरगाथा काल, आरंभिक काल किसने कहा? ये सारे इसी के नाम हैं। आदिकाल को ही बीजवपन काल कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल को चारण काल कहते हैं, आदिकाल को आरंभिक काल कहते हैं, इसी को सिद्ध सामंत युग भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन नामों में से तो गलत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।